हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज हम लोग क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे और जिसका नाम है परमाणु की संरचना। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग डेली एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और उसके थ्योरी को कंप्लीट करते हैं और उस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज को कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसमें आपके जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो ये देखिएगा, ये आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा होगा जो कि टीआरई 3 6 to 8 में मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था इस चैप्टर से। देखिएगा, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है। तो देखिएगा, वो जो है कि आपका इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का जो है कि द्रव्यमान नगण्य होता है। तो यहाँ से ये आपका, यहाँ से देखिएगा, ये इसी चैप्टर के जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है और चैप्टर के एंड में यहाँ पर दिया गया है। मैं देखिए यहाँ पे 117 नंबर का जो है कि नंबर भी डाल दिया हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश कितना होता है, -1 होता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए और भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है किसके कारण। तो प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण जो है कि परमाणु का नाभिक कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके टीआरई 2 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिए, ये सारे प्रश्न आपके जो है कि पीआरटी में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लेवल स्तर वही है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से ये चैप्टर जो है कि आपका स्टार्ट होता है। और देखिएगा यहाँ से जैसे ही आपका जो है कि चैप्टर स्टार्ट होगा, यहाँ से देखिएगा प्रोटॉनों क्या होते हैं, तो P+, यानी कि प्रोटॉन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के जो है कि परमाणु में कौन उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन ही उपस्थित होते हैं। तो ये प्रश्न आपने जो है कि देख लिया। और यहाँ से देखिए, ये प्रश्न आपका जो है कि चैप्टर नंबर 3 में भी दिया गया है और चैप्टर नंबर 4 में भी दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए 128 नंबर का प्रश्न, नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यानी कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 5 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा यहाँ से, ये टीआरई 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सभी क्वेश्चंस पेपर फाइनल आंसर की के साथ में यहाँ पर देखिएगा। आज हम लोग कौन सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना। और देखिएगा, इस चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है फुल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिएगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर क्या दिया गया है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 दिया गया है। देखिए 128 नंबर का ये प्रश्न भी मैं डाला हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों लगभग एक ही तरह हैं। और यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैप्टर को हम लोग जितनी मेन चीज़ें हैं उसको हमने हाईलाइट कर रखा है और सबसे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं, इसी वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज को भी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यूज करने से आपका जो है कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। यहाँ पर देखिए, जब अब हम लोग जो है कि थ्योरी को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट हो रहा है, परमाणु की संरचना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से अब हम लोग का स्टार्ट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है जिसका पता जे टॉमसन लगाया था। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने लगाया था। और यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पहले गोल्डस्टीन 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिन्होंने उन्हें केनाल रे के नाम से जाना जाता है। ये किरणें क्या थी, धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन किंतु क्या था, विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000
गुना था इन केनाल किरणों का। ठीक है, तो यहाँ से 2000 गुना अधिक था। इनको जो है कि प्रोटॉन का नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन E- होता है और प्रोटॉन को P+ से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई होता है और इसका आवेश क्या होता है, +1 होता है, लिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। यहीं से प्रश्न आपका पूछा गया था। और आवेश क्या होता है, तो -1 होता है। तो ये जो है कि आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ से जो है कि चैप्टर यहाँ से देखिएगा, ऐसा माना गया है कि यहाँ पे देखिएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, यानी कि जो परमाणु हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। तो अब यह प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब परमाणु की संरचना हमें पढ़ना है। तो जो है कि अध्याय 3 में आपने कल क्या पढ़ा था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। यानी कि कल आपने पढ़ा था और डाल्टन का नियम, जिसमें जो है कि परमाणु क्या था, अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत साबित कर दिया था। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं, इनको जो है कि समझने के लिए मॉडलों को प्रस्तुत किया गया था। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि परमाणु का पहला मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो वो जो है कि जे टॉमसन थे। यहाँ से देखिएगा परमाणु, यहाँ पे टॉमसन का परमाणु मॉडल, तो टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। परमाणु एक धनावेशित गोला था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ये लाल भाग की तरफ बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज में भांति धंसे हैं। तो यहाँ से बनेगा। और यहाँ से टॉमसन जो है कि तरबूज के बारे में भी यहाँ पर, और यहाँ से ये जे टॉमसन के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। और जे टॉमसन एक ऐसे वैज्ञानिक थे, यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण जो है कि 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो नोबेल पुरस्कार जे टॉमसन को कब मिला था, तो 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी जो है कि आप याद रखिएगा। और कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक भी थे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना इसलिए है क्योंकि ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ से देखिएगा टॉमसन ने प्रस्तुत किया था। तो टॉमसन ने क्या प्रस्तुत किया था, तो यहाँ से देखिए परमाणु धन आवेशित गोला का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, धंसे होते हैं। ये टॉमसन ने प्रस्तावित किया था। तो टॉमसन क्या प्रस्तावित किया था, ये पूछा जा सकता है। तो परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, धंसे होते हैं। और दूसरा क्या था, तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ये टॉमसन का जो है कि नियम है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बनेगा। यहाँ से देखिए अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, तो सबसे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कण, तो ये भी पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किनका प्रयोग किया गया था, तो अल्फा कणों को जो है कि का प्रयोग किया गया था। अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया था। तो ये प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिएगा उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। तो ये जो है कि प्रश्न यहाँ से बनेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अल्फा कण जो थे द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो ये प्रश्न यहाँ से बनेगा। और यहाँ से देखिएगा
यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणुक कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। तो ये जो है कि आपका यहाँ से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है। बेसिक जानकारी पूछी जाएगी कि उन्होंने किन कणों का प्रयोग किया, तो अल्फा कणों का प्रयोग किया और सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। और यहाँ से देखिए, लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया था। तो परिणाम क्या मिला था? रदरफोर्ड जब अल्फा सोने की पन्नी पर जो है कि अल्फा कणों को जो है कि प्रवाहित कराए थे, तो क्या परिणाम मिला था? तो तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए थे। तो ये जो है कि परिणाम पूछा जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, दूसरा परिणाम क्या निकला था? कुछ अल्फा कण जो है कि पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए थे। और तीसरा, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण जो है कि वापस आ गया था। तो ये परिणाम मिले थे रदरफोर्ड को जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर उन्होंने अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, और यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जो है कि जनक माना जाता है। और यहाँ से देखिएगा, रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1908 में मिला था, रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान के लिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए, प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। तो रदरफोर्ड का परिणाम क्या निकला था? तो देखिए, पहला यहाँ पर है, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये रदरफोर्ड का परिणाम था। और दूसरा परिणाम क्या था? तो देखिएगा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। ये देखने को मिला था। और तीसरा क्या मिला था? तो बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होते हैं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था। निष्कर्ष क्या निकाला था? कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10 पे 5 गुना छोटी होती है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। तो ये आपको जो है कि याद रखिएगा यहाँ से। और ये देखिए, अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे निम्नलिखित था। यहाँ पर देखिए, ये जो है कि रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। तो ये आप जो है कि यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दिख रही होंगी, एक, और यहाँ से देखिएगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। देखिए, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो ये प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। और यहाँ से देखिएगा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ये जो है कि रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो ये 3 पॉइंट जो है कि निकल के आई थी। और यहाँ से देखिएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी? तो यहाँ से इनकी कमियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो वर्तुलाकार मार्ग, यहाँ से देखिएगा, वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं था। तो ये कमी थी। और यहाँ से देखिएगा, अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो परमाणु कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो ये जो है कि प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, बोर के परमाणु मॉडल के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिएगा, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए निल्स बोर ने परमाणु मॉडल के बारे में यहाँ पे क्या बताया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 2-3 वैज्ञानिकों के बारे में इसमें दिया गया है, और बिल्कुल इनके जो है कि जन्म से लेकर और कौन से पुरस्कार मिले थे, तो ये यहाँ पे अगर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। तो निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। तो बोर, यहाँ पे देखिएगा, बोर के परमाणुिक मॉडल में
जो है कि क्या अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। तो यहाँ से देख लीजिए, पहली पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और दूसरा देख लीजिए यहाँ से, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये जो है कि बोर की अवधारणाएं थी। अब देखिए, बोर को जो है कि बोर का जन्म कब हुआ था, तो 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। और 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर भी नियुक्त किया गया था। और 1922 में यहाँ पे देखिए उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो 1992 में। और प्रोफेसर के बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है कि उनकी जो है कि लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। और एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये जो है कि आप यहाँ से याद रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी में अगर दिया गया है। और देखिएगा, इन कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। ये देखिए, ये ऊर्जा स्तर है। और पहले कक्षा में जो है कि 1, और दूसरी कक्षा में L, और तीसरे में M, और चौथे में N। ठीक है, तो ये जो है कि ऊर्जा स्तर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, ये कक्षाएं कोष KLMN या संख्याओं 1, 2, 3 के द्वारा दिखाई जाती हैं। और यहाँ से प्रश्न देखिए बनेगा न्यूट्रॉन के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे क्यों लिखा हूँ, क्योंकि MCQज में जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा, हम लोग MCQज करेंगे, उसमें आपको 24 नंबर का प्रश्न यहीं से मिलेगा, जो एरो आपको दिख रही है। तो 1932 में चैडविक ने एक अपरमाणविक कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अनावेशित यानी कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और ये अनावेशित, अनावेशित का मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई आवेश न हो उसे अनावेश हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये अनावेश है। देखिए, प्रोटॉन के पास P+ है, यानी कि धनात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है कि अनावेशित होता है, इसका कोई आवेश नहीं होता है। इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं की नाभिक में होते हैं। न्यूट्रॉन को N से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे वितरित करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² के द्वारा यहाँ पे दर्शाया जाता है, जहाँ पर n क्या है, कक्षा की संख्या है या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कक्ष के कोष में, देखिए के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। और जो है कि M कोष में कितना, तो 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखिएगा N कोष में कितना, तो 32 इलेक्ट्रॉन। और इनको किन सूत्रों के द्वारा यहाँ पे निकाला जाता है, तो 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है। और जहाँ पर n क्या है, तो कक्षा की संख्या है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है कि बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये पहला था। और यहाँ से दूसरा है, यहाँ पे देखिए बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक है, और तीसरा क्या है, तो किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना के व्यवस्थित चित्र को 4.4 में जो है कि दिखाया यहाँ पे गया है। और यहाँ पे देखिए संयोजकता के बारे में हमें जो है कि पढ़ना है। तो संयोजकता होती क्या है, तो संयोजकता यहाँ पर आप जो है कि देख लीजिए, यहाँ से देखिएगा संयोजकताएं। मैंने कल वाले चैप्टर में भी हम लोग संयोजकता के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे, लेकिन इसमें जो है कि बढ़िया तरीके से देखिए, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और देखिए बोरबरी
स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु के वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा वाहितम कक्षा पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। और यहाँ से देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है इन अक्रिय तत्वों के बारे में। देखिए यहाँ पे अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के वाहितम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हीलियम में जो है कि वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। और यहाँ से देखिएगा उदाहरण के लिए हाइड्रोजन तथा लिथियम, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं के वाहितम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं इनकी, इसलिए उनकी संयोजकता क्या होती है, तो 1 होती है। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि हाइड्रोजन और लिथियम और सोडियम का जो है कि संयोजकता कितनी होगी, तो 1 होगी। देखिए ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है, यह क्रमशः 2 और 3 है, यानी कि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है और एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है, तो एल्युमिनियम की संयोजकता जो है कि 3 होती है, क्योंकि मैग्नीशियम के वाहितम कोश में 2 तथा एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए फ्लोरीन के वाहितम कक्ष में जो है कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी संयोजकता 7 हो सकती है लेकिन 7 नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग यही जो है कि निष्कर्ष के पास पहुँचे। तो फ्लोरीन के वाहितम कक्ष में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ से देखिए यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेगा आपके एग्जाम में। देखिएगा यहाँ से देखिए अष्टक 8 में से 7 को घटकर प्राप्त की जाती है और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। और यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से प्रश्न जो है कि बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पे बना भी है, मैंने जो है कि प्रूफ के साथ में भी दिखाया था। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए प्रश्न बनेगा। देखिए ये हीलियम है और हीलियम का प्रतीक क्या है, H है और परमाणु संख्या 1 होती है और प्रोटॉनों की संख्या हाइड्रोजन में 1 और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, तो 1 होती है। और यहाँ से देखिएगा इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 1 होता है। और यहाँ पे संयोजकता कितनी होती है, तो 1 होती है। तो ये जितने भी यहाँ पे तत्व दिए गए हैं, इनकी संयोजकता, इनका जो है कि प्रतीक और इनकी परमाणु संख्या, इनके न्यूट्रॉनों की संख्या, ये जो है कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ से देखिए प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तो सबसे पहले इनकी जो है कि परिभाषा आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं और एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उनकी परमाणु संख्या को बताती है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बनेगा, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इस प्रकार कार्बन के Z बराबर क्या होता है, कार्बन के Z बराबर 6। इस प्रकार देखिए एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या वो क्या कहलाती है, तो संख्या को परमाणु संख्या हम लोग कहते हैं। और यहाँ से द्रव्यमान संख्या के बारे में दिया गया है, तो देखिएगा यहाँ से द्रव्यमान संख्या, तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहेंगे, तो द्रव्यमान संख्या हम लोग कहेंगे। यानी कि द्रव्यमान संख्या हमारी कैसी निकलेगी, तो द्रव्यमान संख्या हमारी कैसे निकलेगी, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या हम लोग कहेंगे। और यहाँ से देखिएगा किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार लिखा जाता है। तो किसी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए नाइट्रोजन का देखिए यहाँ से ये फार्मूला क्या है, ये क्या है, ऊपर द्रव्यमान संख्या और नीचे परमाणु संख्या। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का जो है कि द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है और नाइट्रोजन का जो है कि परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है।
तो इस प्रकार जो है कि इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए समस्थानिक, समस्थानिक के बारे में भी यहाँ पे प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिए जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले लें। तो इसके जो है कि 3 परमाणविक स्पीसीज होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 3 जो है कि समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये जो है कि ये क्या है? तो ये जो है कि हाइड्रोजन के क्या हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, और इनका जो है कि परिभाषा क्या होती है? जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, इनको क्या कहेंगे? हम लोग समस्थानिक कहेंगे। और यहाँ से देखिएगा प्रश्न बन सकता है। इस तरह हम जो है कि कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन दे देगा प्रोटियम, दूसरा ऑप्शन दे देगा ड्यूटेरियम और तीसरा ऑप्शन दे देगा ट्राइटियम, और चौथा जो है कि ऑप्शन दे देगा एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है कि डी लगाएंगे, और पता नहीं होगा तो आप जो है कि इसको गलत कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, और प्राकृतिक में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35U और 37U होता है, जो 3 संबंधी 1 के अनुपात में होता है। तो क्लोरीन जो है कि किस अनुपात में होता है? तो 3 संबंधी 1 में होता है, और 2 रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35U और 37U होता है। और यहाँ से देखिएगा प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आपको जो है कि ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि क्लोरीन का औसतम जो है कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 35.5U होता है। ये हमने कल भी पढ़ा था। और यहाँ से देखिए क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 35.35U, 35.5U होता है। और देखिए औसतम द्रव्यमान कितना होता है? तो यही होता है, इसको आप याद रखिएगा। और समस्थानिकों के अनुप्रयोग, तो समस्थानिकों का जो है कि हम लोग ये पूछा जा सकता है, इसको आप लोग यहाँ से इम्पोर्टेंट कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और समस्थानिकों के जो है कि अनुप्रयोग, तो समस्थानिकों के अनुप्रयोग देखिएगा हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो समस्थानिकों के अनुप्रयोग, जिसमें 3 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। यूरेनियम के एक समस्थानिक को उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। और यहाँ से देखिए कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से संभारिक क्या होते हैं? तो परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? संभारिक कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा ये चैप्टर आपका जो है कि स्टार्ट खत्म होता है यहाँ से। और इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, जो कि अभ्यास में आपको यहाँ पे देता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो है कि क्रमशः जे टॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन को जे टॉमसन और प्रोटॉन को गोल्ड स्टीन ने खोज रखा था। ठीक है, और यहाँ पे जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। तो टॉमसन ये जो है कि खोजे थे कि जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो धनावेशित गोले में धंसे होते हैं। और यहाँ से देखिएगा रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की थी। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है, इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं, और परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल को व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा नील बोर द्वारा तय किया गया कि परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा था, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और इस परमाणु के 3 अपरमाणविक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं,
और जो है कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो अनावेशित, यानी कि जिसके पास जो है कि कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो ऋण आवेशित, और प्रोटॉन धन आवेशित। तो बेसिक यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1 जो है कि 2000 गुना होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए परमाणु की कक्षा को KLMN नाम दिया गया है। और संयोजकता परमाणु की संयोजकता संयोजन शक्ति है, यानी कि जो संयोजकता होती है ये परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। और यहाँ से एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और यहाँ से परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। और समस्थानिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो समस्थानिक क्या होते हैं, तो एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इनको हम लोग समस्थानिक कहेंगे। और संभारिक के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे। तो देखिए संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ये संभारिक कहलाते हैं। और तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो ये चैप्टर यहाँ से आपका थ्योरी कंप्लीट होती है। और यहाँ से अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित MCQs को करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अब हम लोग MCQs को करते हैं। जो है कि 4 के जितने MCQs बनेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के जितने भी MCQs मिलेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर नंबर 6 के जितने भी MCQs बन सकते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में जो है कि लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज फ्रेंड्स यहाँ पे J.J. थॉमसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है कि शायद 7 नंबर का प्रश्न आपका क्या था, तो विकास, ठीक है। तो 7 का जो है कि बी था। और 8 का यहाँ पे देखिए 8 का क्या था, तो 8 का यहाँ पे 8 का भी बी है, ठीक है। तो 8 का इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो J.J. थॉमसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। और जैसे कि हम लोग प्रूफ भी देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देखिएगा परमाणु की संरचना, और यहाँ पे देखिएगा एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। और जिसका पता कौन लगाया था, J.J. थॉमसन ने लगाया था। तो इसको जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपके बुक में दिया गया है। शायद आपके जो है कि आगे TRE 4.0 में प्रश्न बने, तो यहाँ पे आप जो है कि इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ से जो है कि हम लोग बढ़ेंगे कब किस पे, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं। तो परमाणु में जो है कि 3 प्रकार के जो है कि आवेशित जो है कि कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा आपका जो है कि प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पर गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको जो है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे बुक में कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो है कि देखिएगा गोल्डस्टीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पे किसकी खोज, प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन की खोज, हाँ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिन्होंने केनाल रे का नाम दिया गया। ये किरणें धनावेशित किरणें थीं जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई थी। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो प्रोटॉन P+ के द्वारा, तो यानी कि प्रोटॉन की खोज जो है कि कौन किए थे, तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पे किए थे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है कि राइट आंसर कौन था, 10 का जो है कि ए था, ठीक है। अब देखिएगा आगे 11 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर फ्रेंड्स ऋण आवेश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो ये जो है कि सारे फैक्ट आपके जो है कि बुक में दिए गए हैं। और यहाँ से देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसे होते हैं। यानी कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में जो है कि कैसे होते हैं।
तो यहाँ पर होते हैं ये बराबर और विपरीत दोनों होते हैं। बराबर और विपरीत दोनों कैसे होते हैं? तो प्रोटॉन का जो है कि +1 होता है और इलेक्ट्रॉन का जो है कि -1 होता है। तो बराबर तो होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं, ठीक है। तो यही जो है कि इसमें कहा गया है। और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न, प्रोटॉन परमाणु के कौन से भाग में होते हैं? यानी कि प्रोटॉन परमाणु ये जो है कि कौन से भाग में होते हैं? तो प्रोटॉन परमाणु जो है कि ये होते हैं भीतरी भाग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान परिणाम जो है कि में होते हैं, समान परिमाण में होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसे होंगे? तो ये जो है कि होंगे उदासीन होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भीतर यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये यहाँ से एक प्रश्न बना था आपका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं, यानी कि भीतर व्यवस्थित होते हैं। और यहाँ से जो है कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। और यहीं से जो है कि आपका एक और प्रश्न बना था, यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न, परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था? यानी कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पे जे टॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से टॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक प्रस्तुत मॉडल किया था जो क्रिसमस केक की तरह परमाणु एक धनावेशित गोला था। तो यहाँ से आपका जो है कि एक और प्रश्न यहाँ से बना था, प्रश्न नंबर जो है कि 15, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 16 नंबर का प्रश्न, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था? तो अल्फा कणों को जो है कि टकराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था? तो वो किरणें आपकी जो है कि अल्फा किरणें थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया था। तो ये जो है कि आप रदरफोर्ड के बारे में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अल्फा जो है कि कणों को सोने की पन्नी से टकराया था, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे 17 नंबर का प्रश्न, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया? तो सोने की पन्नी का जो है कि उपयोग किया था और अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर ही टकराया गया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा 18 नंबर, अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं? यानी कि जो अल्फा कण होते हैं वो प्रोटॉन की तुलना में वो कैसे होते हैं? भारी होते हैं कि हल्के होते हैं कि बराबर होते हैं? तो ये फ्रेंड्स होते हैं अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में और जो यहाँ पे भारी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 19 नंबर, अल्फा कण सोने की परमाणुओं में विद्यमान होते हैं। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान और परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं। तो यही से जो है कि आपका प्रश्न बना था और बन भी सकता है, ठीक है। और अल्फा कण कैसे होते हैं? यानी कि जो अल्फा कण होते हैं वो कैसे होते हैं? तो अल्फा कण जो है कि द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक एरो आपको जो है कि दिख रही होगी, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है। तो ये जो है कि आप अल्फा कण के द्रव्यमान को 4u जो है कि दिमाग में रखिए। और अल्फा कण जो होते हैं वो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से देख पा रहे होंगे आप 20 नंबर का प्रश्न, अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिले? यानी कि जो अल्फा कण थे वो प्रकीर्णन जब हुआ तो उसमें से कौन से परिणाम मिले थे? तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए थे,
और कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे और एक कण वापस आ गया था। तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था और यहाँ से जब आप जो है कि देख पा रहे होंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। क्या परिणाम दिया था? तो यहाँ से ये जो है कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए थे। तो एक ऑप्शन यहाँ से था और जो है कि आगे हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ से था, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है कि आपका बन गया था और यहाँ से बन गया था। और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया था। तो यहाँ से ये आपका जो है कि प्रश्न था, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आपका 21 नंबर का प्रश्न क्या है, नाभिक किसे कहते हैं? तो नाभिक हम लोग जो है कि कहते हैं परमाणु का धनावेशित जो केंद्र होता है, इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उस कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस कक्षा को हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे, इन कक्षाओं या कोषों को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी? यानी कि जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां निकल कर आई थी। वो कमियां क्या थी? तो वो कमियां थी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक महत्वपूर्ण कमियां थी, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था। और यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है और ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इसकी जो है कि कमियां थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आपका 24 नंबर का प्रश्न क्या है, न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होते हैं? तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान में यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बना था। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर शायद मैं 24 ऊपर लिखा भी हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिए न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणुक कण को खोज निकाला जो धनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। तो यहाँ से आप जो है कि इसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे आगे 25 नंबर का प्रश्न, परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? यानी कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसको हम लोग निकालेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जब योग को जब करेंगे तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से जब आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर जो है कि प्रकट किया जाता है। यहाँ पे मैं प्रश्न नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 भी लिखा हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे, निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ऊपर आपका जो है कि प्रश्न बना था और TRE3 री एग्जाम 6 to 8 में मैथ और साइंस वाले में प्रश्न पूछा गया था। तो मैं एक और प्रश्न डाल दिया, जो ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो जो है कि ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6, ठीक है। तो 2 और 6 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए नाइट्रोजन का आपने पूछा था और मैं यहाँ से ऑक्सीजन का जो है कि आपको दिखाया था, यानी कि 2 और 6। और इसी तरह आप जो है कि विभिन्न तत्व दिए गए हैं उनके जो है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक नज़र में जो है कि रट्टा मार लीजिएगा, 1 नंबर का जरूर पूछता है और ये सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 27 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? यानी कि निम्न में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक देखिए प्रोटियम है और ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, ठीक है। तो यानी कि उपरोक्त सभी जो है कि आपके राइट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि बना था और इस तरह जो है कि हम देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं
और प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम होते हैं। ठीक, यहाँ से ये आपका जो है कि एरो आ रही है और यहीं से जो है कि मैं प्रश्न भी बनाया हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 28 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किन क्षेत्रों में समस्थानिक का अनुप्रयोग किया जाता है, यानी कि निम्न में से किन क्षेत्रों में समस्थानिक का अनुप्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो है कि आपके ऑप्शंस नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग, और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये जो है कि आपके जो है कि बुक्स में दिया गया है। और देखिए समस्थानिकों के अनुप्रयोग, तो समस्थानिकों के अनुप्रयोग यहाँ पे क्या है, तो देखिएगा यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में, और यहाँ से देखिएगा ईंधन के रूप में, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग, और घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो